नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का सब्जेक्ट के महातांडव सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के मोस्ट बीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए, जो जेक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 16 फरवरी को होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहे, इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ये सेट हमारा 1 है, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, इसके कार्य तथा इसकी प्रमुख सिफारिशों का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक ना। यदि पूछा जाए तो 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक ना, और 3 मार्क्स में भी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बता देते हैं कैसे पूछा जाएगा। तो पूछा जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब पूछ दिया जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या था और उसके कार्य, ये 3 मार्क्स में, और ये पूरा लिख दे पूछा जाए तो 5 मार्क्स में। तो चलिए इसका आंसर जो है आसान और सरल भाषा में हम आपको बताते हैं। तो पहला राज्य पुनर्गठन आयोग पूछा था क्या था, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा 1953 में किया गया था, ताकि स्वतंत्र भारत के बाद राज्य के पुनर्गठन से जुड़ी समस्या का समाधान किया जा सके। देखिए, राज्य पुनर्गठन का आयोग जो है वो हमारा 1953 में किया था। कब किया था? 1953 में। क्यों किया था? क्योंकि जो है राज्य स्वतंत्रता के बाद जो है राज्य से जुड़ी जो पुनर्गठन का उसकी जो समस्या था उसका समाधान के लिए। अगला पॉइंट हमारा, इस गठन का आयोग मुख्यतः भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की बढ़ती मांग और उससे जो उत्पन्न असंतोष की शांत कराने के उद्देश्य से किया गया था। और इस गठन का आयोग का मुख्य उद्देश्य इसलिए किया गया था, और इसका उद्देश्य था कि भाषा के आधार पर जो राज्यों का निर्माण का जो बढ़ता मांग था उसको उत्पन्न जो असंतोष था उसको शांत कराने के उद्देश्य से। अगला पॉइंट हमारा, तीसरा पॉइंट, कि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे, जबकि के.एम. पन्नीकर और एच.एन. कुंजूर के इसके अन्य सदस्य थे, जिन्होंने मिलकर पूरे देश की स्थिति का अध्ययन किया। आगे भी बात किया जाए कि पुनर्गठन आयोग की, दूसरा पॉइंट हमारा, पुनर्गठन आयोग के कार्य क्या था, ठीक ना। पुनर्गठन आयोग के क्या कार्य था, चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। पुनर्गठन आयोग का मुख्य कार्य भारत के राज्यों की सीमाओं की समीक्षा करना था, मतलब सीमाओं का देखभाल करना था। आगे बात किया जाए तो इस आयोग को यह जांच करनी थी कि भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस देश की एकता और अखंडता को प्रभावित किए बिना किया जा सके या नहीं, मतलब जा सकता है या नहीं। देखिए, बोला जा रहा है कि इस गठन का आयोग जो था, इस आयोग को यह जांच करना था कि भाषा के आधार पर जो राज्य का पुनर्गठन देश है उसका एकता और अखंडता को, देश का जो अखंडता था और एकता था उसको प्रभावित तो नहीं कर रहा है, ठीक ना। आगे बात किया जाए, इसके अतिरिक्त आयोग का कार्य प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक व्यवहारिकता और राष्ट्र सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य के पुनर्गठन पर सुझाव देना भी था। आगे बात की जाए, तीसरा पॉइंट हमारा, कि राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी, ठीक। तो चलिए इसे जान लेते हैं। प्रमुख सिफारिश। उत्तर, आयोग ने सिफारिश की राज्य के गठन का मुख्य आधार भाषा होनी चाहिए, क्योंकि एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के लिए प्रशासन अधिक सुचारू रूप से चालू किया जा सकता है। देखिए, आयोग ने सिफारिश की राज्यों से कि गठन का मुख्य आधार भाषा होना चाहिए, क्योंकि एक ही भाषा जब बोलेंगे लोग तभी तो प्रशासन का जो अधिक सुचारू रूप से प्रशासन जो है वो चलाया जा सकता है। आगे बात की जाए, दूसरा, हालांकि आयोग ने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को क्या करता, पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इससे देश की एकता को खतरा उत्पन्न हो सकता था। अगला हमारा पॉइंट है कि उस समय राज्य को ABCD की श्रेणियों में बांटा गया था, जिससे आयोग ने
अनुपयुक्त मानते हुए समाप्त करने की सिफारिश की। अगला पॉइंट है, आयोग ने भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन का प्रस्ताव रखा, जिससे प्रशासनिक ढांचा अधिक सरल और प्रभावी बन सके। अगला हमारा पॉइंट है, आयोग की सिफारिश के आधार पर संसद ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया, जिसने भारत के संघीय ढांचे को मजबूत और स्थिर बनाया। आई होप आप सब समझ गए होंगे पूरा क्वेश्चन, एक बार नोट डाउन कीजिएगा, ठीक ना, और आंसर आपका फिक्स। अगला तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI प्रश्न है, ठीक ना। यह भी प्रश्न देखिए पूछा गया, हरित क्रांति क्या थी, इसके 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। यह भी क्वेश्चन 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक ना, क्योंकि इसमें पॉइंट तोड़ देगा। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। हरित क्रांति क्वेश्चन पहले क्या, हरित क्रांति क्या थी, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। हरित क्रांति से आशय भारत में 1960 के दशक के मध्य, विशेषकर 1966 के से 67 के बाद कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि से है। आगे बात किया जाए कि इस क्रांति के अंतर्गत पारंपरिक जो कृषि पद्धतियों के स्थान पर आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया गया। इस क्रांति के अंतर्गत जो है, जो पारंपरिक कृषि पद्धति चलता आ रहा था, उसके स्थान पर आधुनिक जो वैज्ञानिक जो तकनीकी का प्रयोग किया गया। अगला हमारा, इसमें उच्च उपजाऊ वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, आधुनिक कृषि यंत्र तथा सिंचाई सुविधा का व्यापक उपयोग किया गया। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अब भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, MS स्वामीनाथन को। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में भी कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो MS स्वामीनाथन। अगला पॉइंट हमारा 2 कि हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम बताइए, ठीक। 2 सकारात्मक परिणाम बोला था और 2 नकारात्मक। पहला है खाद्य उत्पादन में निर्भरता। हरित क्रांति के कारण भारत में गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। इससे भारत को विदेशी से अनाज मंगाने की आवश्यकता नहीं रही और खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया। और दूसरा हमारा है कि किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार। कृषि उत्पादन बढ़ने से किसान को अपनी फसल बाजार में बेचने का अवसर मिला। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक का क्या हुआ, विकास हुआ। अब देख लेते हैं हरित क्रांति के 2 नकारात्मक परिणाम, ठीक ना। पहला, क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि। हरित क्रांति का लाभ मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक सीमित रहा, जबकि अन्य राज्य पीछे रह गए। इससे राज्य के बीच विकास की असमानता बढ़ी। और दूसरा हमारा है कि मृदा और पर्यावरण को क्षति। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता घट गई। साथ ही अधिक सिंचाई के कारण भूजल स्तर में भी भारी गिरावट आई। ये थे इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर। तो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि गठबंधन का युग 1970 में केंद्रीय स्तर पर शुरू हुआ और जब अब तक जारी है, इस कथन की विवेचना करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI प्रश्न है ये भी। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो यह कथन जो है सही है कि गठबंधन युग 1977 में जो है केंद्रीय स्तर पर शुरू हुआ था और अब तक जारी है। हालांकि इसके स्वरूप में बदलाव आए हैं। अब देख लेते इसके शुरुआत देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का प्रभुत्व था, लेकिन 1975 के आपातकालीन के बाद यह टूटा। 1977 में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार बनी। यह वास्तव में जनसंघ, भारतीय लोक दल और समाजवादियों का एक गठबंधन था। यहाँ से केंद्र में गठन युग की क्या हुआ, नींव पड़ी। आगे देख लेते हैं गठन युग का विस्तार, ठीक। 1989 के चुनाव के बाद गठबंधन का असली दौर शुरू हुआ। कांग्रेस की हार हुई और राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी।
इसके बाद 1996 से 1998 तक संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। फिर दो प्रमुख गठबंधन जो वो उभर के आए। पहला है एनडीए, जिसे हम भाजपा के नेतृत्व में, ठीक, और यूपीए जो कि कांग्रेस के नेतृत्व में। 1999 से 2014 तक देश में इन्हीं गठबंधनों ने स्थिर सरकार चलाई। वर्तमान स्थिति में अब तक जारी है। हालांकि 2014 अब देख लेते हैं वर्तमान स्थिति क्या है। तो 2014 और 2019 में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। फिर भी सरकार एनडीए गठबंधन के तहत चली, ठीक। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने सिद्ध कर दिया कि गठबंधन का युग समाप्त नहीं हुआ है। भाजपा को अकेले बहुमत नहीं मिला और सरकार बनाने के लिए इसे टीडीपी, जेडीयू जैसे सहयोगी पर निर्भर रहना पड़ा। यह स्पष्ट करता है कि भारत में गठबंधन की राजनीति अब भी जारी है। नहीं लिख लीजिएगा, आप सबका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि अभी जान रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के साथ भारत के वर्तमान संबंधों पर निबंध लिखे, संक्षिप्त टिप्पणी करें, वर्णन करें, ठीक ना। कुछ भी पूछे ये आंसर लिखना है, ठीक। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। तो 26 के लिए थे, जो 16 फरवरी को होने वाला है। चलिए इसका उत्तर जो हम आसान सरल भाषा में आपको बताते हैं। भारत और पाकिस्तान के संबंध में स्वतंत्रता के समय से ही तनावपूर्ण रहे हैं, ठीक। विभाजन की करवाहट, कश्मीर मुद्दा और सीमा पर आतंकवाद इन संबंधों में मुख्य बाधाएं रही है। अब देख लेते हैं वर्तमान स्थिति कैसा है भारत और पाकिस्तान के बीच। वर्तमान में भारत पाकिस्तान संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर है, जिसे अक्सर कोल्ड पीस कहा जाता है, ठीक। अब देख लेते हैं अगला है अनुच्छेद 370 और कूटनीतिक गिरावट। 2019 में भारत द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ लिए और तब से दोनों देशों के बीच पूर्ण द्विपक्षीय वार्ता बंद है। अगला हमारा आतंकवाद। भारत का स्पष्ट रुख है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। उरी और पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे कठोर कार्रवाई कर अपनी नीति स्पष्ट कर दी है। अगला हमारा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मंच। हालांकि अक्टूबर 2024 में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए पाकिस्तान का दौरा किया। यह वर्ष बाद किसी भारतीय मंत्री की पाकिस्तान यात्रा थी, लेकिन भारत ने स्पष्ट किया कि यह यात्रा केवल बहुपक्षीय बैठक के लिए थी, ना कि द्विपक्षीय बातचीत के लिए। अब निष्कर्ष देख लेते हैं, ठीक है। आज दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंध, व्यापार ठप है, ठीक ना। सिंधु जल संधि को लेकर भी मतभेद है उभरे। जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से संचालित आतंकवाद पर ठोस लगाम नहीं लगा लेता, तब तक संबंध में सुधार की गुंजाइश ना के बराबर है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न नंबर 1 है हमारा। यहाँ से हमारा जो है लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होंगे 3 मार्क्स वाले, ठीक। तो चलिए इसका उत्तर हम आसान भाषा में आपको बताते हैं। प्रश्न हमारा पहला, श्वेत क्रांति क्या है? उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने यह क्रांति शुरू किया था। तो चलिए हम इसका उत्तर आसान और सरल भाषा में हम आपको बताते हैं। तो श्वेत क्रांति भारत में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था। एक विशाल और सफल अभियान था जिसे ऑपरेशन फोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें तो इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत को दूध की कमी वाले देशों से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश में बदलना था। अगला हमारा पॉइंट है, इसके अंतर्गत
इसके अंतर्गत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादकों को शाकाहारी समितियों से जोड़ा गया, जिससे बिचौलियों को हटाया जा सके और किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके। तीसरा पॉइंट हमारा, इस क्रांति की शुरुआत डॉक्टर विराज कुरियन ने की थी। उनके इस योगदान के लिए उन्हें भारत का मिल्कमैन कहा जाता है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, कि सोवियत प्रणाली क्या थी। मोस्ट VVI प्रश्न है, ठीक ना, 24 में पूछा गया है। तो सोवियत प्रणाली वह शासन और अर्थव्यवस्था का मॉडल थी जिसे 1917 की रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ ने अपनाया था। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट है हमारा, यह प्रणाली समाजवाद के सिद्धांत पर आधारित थी और इसका मुख्य उद्देश्य एक समानतामूलक समाज की स्थापना करना था, जिसमें कि निजी संपत्ति का विरोध किया गया। अगला पॉइंट हमारा, इस प्रणाली की मुख्य विशेषता यह था कि इसमें अर्थव्यवस्था और उत्पादन के सभी साधनों पर राज्यों का पूरा नियंत्रण था। जैसे आप मान सकते हैं कि जमीन हो, घर हो, जो भी है सब पे राज्य का अधिकार था। अगला पॉइंट है, इसमें केवल एक ही राजनीतिक दल कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और किसी भी विपक्षी दल को अनुमति नहीं थी। ये थे अगला प्रश्न है हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, वैश्विक पर्यावरण पर किन्हीं 3 खतरों का उल्लेख कीजिए। यह भी क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक पर्यावरण के समक्ष कई गंभीर चुनौतियां हैं। इसके 3 प्रमुख खतरे निम्नलिखित है। देख लेते हैं कौन कौन सा 3 खतरा है। पहला है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैस के बढ़ते उत्सर्जन के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि हो रही। इससे ध्रुवीय बर्फ पिघल रही है और समुद्री का जल स्तर क्या बढ़ रहा है, जो तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा है। अगला हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, ओजोन परत का ह्रास। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी हानिकारक गैसें के कारण से वायुमंडल की ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। ओजोन परत में छेद होने से सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आ रही है, जिससे त्वचा जो है कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही है। अगला हमारा तीसरा पॉइंट है, जल प्रदूषण। उद्योगों से निकलने वाले रसायन और शहरों के कचरों को नदी और समुद्रों में बहाने से जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। इससे न केवल पीने के पानी की कमी हो रही है, बल्कि जल स्तर, जीवों का जीवन भी संकट में पड़ गया है। अगला हमारा चौथा पॉइंट है और ये हमारा लास्ट पॉइंट है कि क्वेश्चन है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI प्रश्न है, ठीक। इसका भी उत्तर हम आसान और सरल भाषा में आपको बताते हैं। सामाजिक और आर्थिक न्याय लोकतंत्र के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ है। देख लेते हैं। पहला है हमारा सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग या वर्ण, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। सभी नागरिकों को समाज में समान दर्जा और प्रतिष्ठा मिले। इसका उद्देश्य समाज के शोषित और पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाना है। अगला हमारा पॉइंट है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि समाज के आर्थिक संसाधनों का वितरण न्यायपूर्ण हो, ताकि अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो सके। हर व्यक्ति को अपने आजीविका कमाने के लिए समान अवसर मिले और किसी का भी आर्थिक शोषण ना हो। समान कार्य के लिए समान वेतन आर्थिक न्याय का एक प्रमुख सिद्धांत है। तो यह थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।